हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू। और आज की इस वीडियो में हम 23 फरवरी से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ जानकारी दे दूं। देखिए, जो भी स्टूडेंट एसएससी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है इस मूवमेंट में टेस्ट सीरीज को रिलीजियसली फॉलो करना। ऐसे एग्जाम बैक टू बैक। पहला क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ $50 मिलियन के लाइन ऑफ क्रेडिट समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये समझौता भी हाल ही में किया गया है भारत और मालदीव के बीच। हाल ही में जो हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, ये मालदीव की यात्रा पर गए थे, जहां पर इन्होंने भारत के द्वारा निर्मित किए गए 1 लाख एक्स्ट्रा कोरोना वैक्सीन ये मालदीव को सौंपे हैं। इसके अलावा 5 समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। और क्यों किए गए हैं? दोनों ही देशों के बीच इंफ्रास्ट्रक्चर और व्यापारिक संबंधों को मजबूत बनाने के लिए। अच्छा, यहाँ जो टर्म लिखा हुआ है लाइन ऑफ क्रेडिट, क्योंकि $50 मिलियन का ये लाइन ऑफ क्रेडिट समझौता रहा है, ये क्या होता है? तो देखिए, एक होता है बिजनेस लोन। बिजनेस लोन ये क्या होता है? तो कारोबार यानी कि बिजनेस के लिए दिया जाने वाला लोन, ये है बिजनेस लोन। एक होता है लाइन ऑफ क्रेडिट, ये क्या है? तो इसके बारे में यदि हम एकदम सिंपल भाषा में समझें तो यह व्यापारियों का क्रेडिट कार्ड होता है। ये एक प्रकार का फंड है जिसमें कि लोन आमतौर पर कारोबारियों को, कंपनियों को या सरकारी संस्थानों को दिया जाता है। और लाइन ऑफ क्रेडिट से उद्योग यानी कि अपने बिजनेस के प्रोडक्ट के इंपोर्ट एक्सपोर्ट कहने का मतलब है कि आयात निर्यात में और दूसरे देशों में अपने उद्योग स्थापित करने में ये बढ़ावा देता है। ये है लाइन ऑफ क्रेडिट। और अभी हाल ही में भारत और मालदीव के बीच $50 मिलियन के लाइन ऑफ क्रेडिट के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अच्छा, कल काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसा भी कमेंट कर रहे थे कि जब कभी भी किसी कंट्री का डिस्कशन आता है तो इसका भारत के साथ क्या रिलेशन है, इसके बारे में भी डिटेल में बताया जाए। तो यहाँ बात की जा रही है मालदीव की। देखिए, मालदीव के यदि इतिहास के बारे में हम बात करें तो ये ब्रिटिशों से 16 जुलाई 1965 में आज़ाद हुआ था। मतलब कि इसे 1965 में आज़ादी मिली थी। तो मालदीव को एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में सबसे पहले मान्यता देने वाले देशों में अपना देश भारत भी था। और 1972 में जो भारत है इसने मालदीव में अपना दूतावास खोला था। और देखिए, मालदीव के साथ भारत के काफ़ी लंबे समय से अच्छे संबंध रहे हैं। और देखिए, जो भारतीय समुदाय है ये मालदीव में निवास करने वाला दूसरा सबसे बड़ा समुदाय भी है। और सबसे बड़ा सांप्रदायिक धर्म यदि कहा जाए तो ये है मुस्लिम समुदाय। यदि आप करंट से रिलेट कर सकें, हालांकि ये करंट का सवाल नहीं है, यदि आप लोगों को मालूम होगा कि जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी दूसरी बार भारत के प्राइम मिनिस्टर बने थे तब इनकी पहली विदेश यात्रा क्या थी? तो ये मालदीव ही थी। तो यदि हम भारत और मालदीव के बीच संबंधों की बात करें तो इससे रिलेटेड मैं आप लोगों को कुछ फैक्ट बता देती हूँ। जैसे कि भारत और मालदीव ने 1981 में यानी कि 1981 में एक व्यापार समझौते पर भी हस्ताक्षर किए थे, जो कि आवश्यक वस्तुओं यानी कि असेंशियल वस्तुओं के निर्यात का प्रावधान करता है। जो एसबीआई है यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये 1974 से यहाँ कहने का मतलब है मालदीव में 1974 से यहाँ आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। और जो अपना देश भारत है ये अनेक योजनाओं के तहत मालदीव के छात्रों को स्कॉलरशिप भी प्रदान कर रहा है। तो ये तो बात हुई भारत और मालदीव के बीच के संबंध की। यदि हम बात करें मालदीव की तो इसकी कैपिटल है माले, करेंसी है रुपया, यहाँ के प्रेसिडेंट है इब्राहिम मोहम्मद सोली। और भारत और मालदीव के बीच एक एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है ई कुवरिन। हाल ही में लगभग 6 दशकों में पहली बार किस राज्य की विधानसभा में राष्ट्रगान बजा है? तो 6 दशक, या आप कह सकते हैं कि 60 साल। ये एक्चुअल में 60 साल नहीं है, ये है 58 ईयर। तो आप कह सकते हैं कि लगभग 6 दशक यानी कि 6 डिकेड में पहली बार जो नागालैंड की विधानसभा है यहाँ पहली बार राष्ट्रगान बजा है। देखिए, जो नागालैंड है इसे 1 दिसंबर 1963 में यानी कि 1963 में इसे राज्य का दर्जा दिया गया था। और ये बना था भारत का 16वां राज्य, क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ था उस समय यह असम प्रांत का हिस्सा हुआ करता था। और 1950 तक इस क्षेत्र में अंतरजातीय संघर्ष के कारण विद्रोह चलता रहा है। और इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, ये अशांत एरिया भी है। यदि आप लोगों को याद होगा तो कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि हाल ही में नागालैंड में फिर से AFSPA लगा दिया गया है। अब ये AFSPA क्या है, इसके बारे में यदि हम डिटेल में डिस्कस करें तो इसकी फुल फॉर्म बनती है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट,
अब ये क्या है, इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया भी है। तो देखिए, इस कानून के अंतर्गत मतलब कि यह जो कानून है, जिस क्षेत्र में लगाया जाता है वहाँ भारतीय सेना को विशेष अधिकार प्रदान किए जाते हैं, जिसके अंतर्गत भारतीय सेना है जो ये बिना वारंट के जांच करने का अधिकार प्राप्त कर लेती है। मतलब कि इस राज्य में मान लीजिए यह कानून लगा है, तो भारतीय सेना को ये स्पेशल पावर दी गई है कि बिना किसी वारंट के ये जांच कर सकती है। साथ ही सशस्त्र सेना को किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जांच करने का पूरा अधिकार दे दिया जाता है। अब इस एक्ट की ज़रूरत क्यों है? तो देखिए, पूर्वोत्तर राज्यों में यदि देखा जाए तो चाइना का इस हद तक प्रभाव था। आप लोगों ने यदि पढ़ा होगा तो जितने भी पूर्वोत्तर के राज्य हैं इस एरिया में चाइना का इस हद तक प्रभाव था कि पूर्वोत्तर भारत के लोग स्वयं को भारत का हिस्सा तक नहीं समझते थे। और यदि हाल ही की घटना देखी जाए तो नागालैंड में स्वयं का ध्वज और स्वयं का संविधान बनाने की भी मांग उठी थी। तो नागालैंड में किसी भी तरह के देश विरोधी गतिविधि ना उठे, इस कारण राज्य में AFSPA की अवधि बढ़ा दी गई है। मतलब कि दिसंबर में ये फिर से लागू हुआ है अगले 6 महीने के लिए। अच्छा, आप लोगों ने NSC के बारे में सुना होगा। NSC यानी कि नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड। ये नागालैंड की पार्टी है जिसके द्वारा नागालैंड को नागलिम बनाने पर जोर दिया जा रहा था। नागलिम ये क्या है? तो देखिए, नागलिम कहने का मतलब ये है कि जिसमें कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर और थोड़ा सा हिस्सा म्यांमार का मिला करके ये नया देश बनाने पर जोर दे रहे थे। तो इन्हीं सब कारणों से इन राज्यों को इनर लाइन परमिट का ऑर्डर दिया जाता है ताकि राज्य सरकारें किसी भी विदेशी को यहाँ ना आने दें। अब मैं आप लोगों को इस कानून से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताती हूँ जो कि हो सकता है आपके एग्जाम में काम आ सकें। तो पहला तो आप ये याद रखेंगे कि जिस किसी एरिया में मतलब कि जिस किसी क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित किया जाता है, वहाँ के लोग यदि कानून के अंतर्गत काम नहीं करते तो काम ना करने वालों को मतलब कि जो भी कानून के अंतर्गत रह के काम नहीं करता उन पर सशस्त्र सेना द्वारा गोलियां भी चलाई जा सकती हैं। साथ ही ऐसा कोई भी व्यक्ति जो कि संदिग्ध लग रहा है तो ऐसे किसी भी व्यक्ति के खिलाफ वारंट जारी किया जा सकता है और उसे गिरफ्तार भी किया जा सकता है। इसके अलावा किसी के भी घर में बिना वारंट के जांच की जा सकती है। ये सब कुछ होता है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट में। एडिशनल तौर पर आप ये याद रखेंगे कि ये जो कानून है AFSPA कानून, ये सबसे पहले मणिपुर में लगाया गया था 1958 में। हाल ही में भारत का सबसे लंबा एयर प्योरीफायर फिल्टर ये किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाएगा चंडीगढ़ में, जो कि पंजाब और हरियाणा की कैपिटल है। ये होगा देश का सबसे लंबा एयर प्योरीफायर फिल्टर जो कि अपने चारों ओर 1 किलोमीटर के एरिया को कवर करेगा। एयर प्योरीफायर, इससे आप क्या समझते हैं? जैसे कि होता है वाटर प्योरीफायर जो कि पानी को प्योरीफाई करने का काम करता है, सेम उसी तरह से है एयर प्योरीफायर जो कि वायु की गुणवत्ता में सुधार लाने का काम करेगा। यदि आप लोगों को याद होगा तो कुछ समय पहले ही हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, इनके द्वारा गुड़गांव हरियाणा से प्रोजेक्ट एयर केयर की भी शुरुआत की गई थी। किस लिए की गई थी? यहाँ की वायु गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए, जिसके लिए 65 वायु भी लगाए जा रहे हैं। वायु कहने का मतलब है विंग ऑग्यूमेंटेशन एयर प्योरीफाइंग यूनिट्स, ये लगाए जा रहे हैं ताकि यहाँ वायु की गुणवत्ता में सुधार किया जा सके। और यही है भारत का सबसे लंबा एयर प्योरीफायर फिल्टर जो कि स्थापित किया जा रहा है चंडीगढ़ में। अच्छा, चंडीगढ़ से आप लोगों को क्या याद आता है? कुछ समय पहले ही यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, इनके द्वारा यहाँ से एयर टैक्सी सर्विस की भी शुरुआत की गई थी। इसके अलावा नॉर्थ इंडिया का पहला डॉग पार्क ये स्थापित किया गया है चंडीगढ़ में ही, मतलब कि स्थापित किया जा रहा है। जबकि भारत का पहला डॉग पार्क ये स्थापित किया गया है हैदराबाद में, जो कि तेलंगाना की कैपिटल है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ओपन में मेंस सिंगल का टाइटल किसने जीता है? तो देखिए, कल मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें वुमेन सिंगल का टाइटल जीता था जापान की नाओमी ओसाका ने USA की जेनिफर ब्रेडी को हरा करके। अब यहाँ बात की जा रही है मेंस सिंगल के टाइटल की, तो ये जीत लिया है नोवाक जोकोविक ने। नोवाक जोकोविक जो कि बिलोंग करते हैं सर्बिया से, और इन्होंने फाइनल में रशिया के डेनियल मेदवेदेव को हरा करके ये खिताब अपने नाम कर लिया है। इन्होंने 9वीं बार ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब अपने नाम किया है और ये इनके करियर का 18वां ग्रैंड स्लैम है। और जो नोवाक जोकोविक हैं ये दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी भी हैं जो कि बिलोंग करते हैं सर्बिया से। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच, विंबलडन और US ओपन। डिटेल में इनके बारे में कल भी मैंने आप लोगों को बताया था। सबसे पुराना है इसमें विंबलडन ओपन,
इसकी शुरुआत 1877 से की गई थी। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो देखिए, लास्ट ईयर ही खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का जो पहला एडिशन रहा था, ये आयोजित किया गया था ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में, जिसमें टॉप किया था पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ने। अब इस बार होगा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का दूसरा संस्करण, जो कि होस्ट करेगा कर्नाटक, और ये कर्नाटक की राजधानी बैंगलोर और राज्य के अन्य हिस्सों में आयोजित किया जाएगा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। यदि हम बात करें कर्नाटक की, तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं, जैसे कि अंशी, कुद्रेमुख, बन्नरघट्टा और नागरहोल। करण से आप कुछ चीज़ें रिलेट कर सकते हैं, जैसे कि भारत की पहली गर्ल्स फुटबॉल एकेडमी और दुनिया का सबसे उभरता टेक हब ये बना है बैंगलोर, जो कि इसकी कैपिटल तो है ही। ये वृषभावती नदी के किनारे बसी हुई है और इसे भारत की सिलिकॉन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो कार ये बैंगलोर से ही लॉन्च की गई है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा। इसके अलावा भारत का पहला चंदन संग्रहालय ये भी ओपन किया गया है कर्नाटक में ही। हाल ही में किस शहर में ट्रांसजेंडरों की शिकायत के लिए ट्रांसजेंडर डेस्क की स्थापना की जाएगी? तो इसकी स्थापना की जाएगी हैदराबाद में। देखिए, जो ट्रांसजेंडर समुदाय हैं, इनके सामने यदि कोई भी समस्या आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो वे कहाँ जा कर के अपनी शिकायत कर सकते हैं? इसके लिए ट्रांसजेंडर डेस्क इसकी स्थापना की जानी है हैदराबाद में। देखिए, जो सरकार है, चाहे वह केंद्र सरकार हो चाहे वह राज्य सरकार हो, यह ट्रांसजेंडरों के अधिकारों के प्रति काफ़ी अवेयर भी है और इसके लिए काफ़ी योजनाएं भी निकालती हैं। यदि आप कुछ रिलेट कर सकें, तो कुछ समय पहले ही जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं थावर चंद गहलोत, इनके द्वारा ट्रांसजेंडरों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल भी लॉन्च किया गया था। इसके अलावा हाल ही में जो असम है, लोक सेवा आयोग में ट्रांसजेंडर का विकल्प शामिल करने वाला ये भारत का पहला राज्य भी बन गया है। यदि आप करंट से रिलेट करेंगे, तो कल ही मैंने आप लोगों को बताया था कि हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर सार्वजनिक शौचालय ये स्थापित किया गया है वाराणसी में, और इसी उत्तर प्रदेश में भारत की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी भी स्थापित की जाएगी। कुल मिलाकर कहने का ये मतलब है कि समाज में ट्रांसजेंडरों को बराबर का हक मिल सके, इसके लिए ये सभी पहले इनके पक्ष में की जा रही हैं। तो ये जो ट्रांसजेंडर डेस्क है, इसकी स्थापना की जानी है हैदराबाद में। हैदराबाद जो कि तेलंगाना की कैपिटल है और ये मूसी नदी के किनारे बसी हुई है। चार मीनार ये भी हैदराबाद में स्थित है। और यदि आप करंट से रिलेट करेंगे, तो हाल ही में 2020 के ट्री ऑफ द वर्ल्ड के रूप में हैदराबाद को ही चुना गया है। हाल ही में प्रकाश जावड़ेकर जी ने अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है लक्षद्वीप में, जो कि एक यूटी है। तो लक्षद्वीप में पर्यावरणीय योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए इस भवन का उद्घाटन किया गया है, जिसका नाम है अटल पर्यावरण भवन। उद्घाटन किया गया है केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी के द्वारा। यदि हम बात करें लक्षद्वीप की, तो देखिए, लक्षद्वीप की कैपिटल है कावरती, और ये जो आप देख रहे हैं ये है मिनिकॉय। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि 9 डिग्री चैनल ये कहाँ स्थित है? तो 9 डिग्री चैनल ये लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच ही स्थित है। और ये जो आप देख रहे हैं कदमत द्वीप, कदमत द्वीप, इससे रिलेटेड एक फैक्ट आप याद रख सकते हैं, इसे ही इलायची द्वीप के रूप में जाना जाता है, जो कि एक प्रवाल द्वीप है। और यदि आप करंट से रिलेट कर सके, तो हाल ही में भारत का 100% जैविक खेती लागू करने वाला पहला यूटी ये बना है लक्षद्वीप ही। जबकि जैविक खेती लागू करने वाला पहला राज्य यदि पूछा जाए, तो ये है सिक्किम। पहला यूटी ये बन गया है लक्षद्वीप। और बाकी सारे जो यहाँ पे आइलैंड है, इसकी लोकेशन आप देख भी सकते हैं। यहाँ से इंपॉर्टेंट था कावरती, मिनिकॉय और कदमत, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है। कोचीन से इसकी दूरी, कोचीन जो कि केरला में स्थित है, ये कुछ इस प्रकार से है। ग्रीन पीस साउथ ईस्ट एशिया एनालिसिस ऑफ IQA डेटा 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में वायु प्रदूषण से किस शहर में सबसे अधिक मौतें हुई हैं? तो हाल ही में ये जो डेटा रिलीज किया गया है, इसके अनुसार एयर पॉल्यूशन के कारण सबसे अधिक मौतें ये हुई है राजधानी दिल्ली में। अब इससे आप क्या समझ रहे हैं कि वायु प्रदूषण के कारण किसी की मौत हो गई? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारी मात्रा में जो वायु प्रदूषण है, ये सीधे तौर पर तो फेफड़े को प्रभावित करता है, साथ ही जो प्रदूषित वायु है ये उन जीवाणुओं को भी साथ लाती है जो कि सांस लेने के रास्ते में प्रवेश कर जाते हैं और निमोनिया का कारण बनते हैं। और प्रदूषित हवा में यानी कि पॉल्यूटेड एयर में लगातार सांस लेने से यह बीमारी और भी बदतर हो जाती है। तो जो लोग हैं इसी बीमारी में फंसते गए और इनके कारण इनकी मौत हो गई। कहने का मतलब ये है कि वायु प्रदूषण के कारण जो बीमारियां हुई
और उन बीमारियों से सबसे अधिक मौत के मामले में जो दिल्ली है ये है टॉप पर। और वायु प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार के द्वारा कुछ कदम भी अपनाए गए हैं, इन्हें हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि ऑड इवन पहल, ये तो काफ़ी समय से, मतलब कि जब अरविंद केजरीवाल जी फर्स्ट टाइम वहाँ के मुख्यमंत्री बने थे तभी ये पहल लागू की गई थी। इसके अलावा हाल ही में रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की भी शुरुआत की गई है। कहने का मतलब ये है कि रेड लाइट आने पर ट्रैफिक सिग्नल में जब रेड लाइट ऑन होता है उस समय गाड़ियों को ऑफ करना कंपलसरी कर दिया गया था। इसके अलावा हाल ही में यहाँ के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, इनके द्वारा स्विच दिल्ली अभियान की भी शुरुआत की गई। क्यों की गई? इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए। साथ ही वृक्षारोपण नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य ये भी दिल्ली ही बन गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता है? तो ये इस फेस्टिवल का 5वां एडिशन रहा है जिसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता है अक्षय कुमार ने। कुछ और भी इंपॉर्टेंट अवार्ड है, जैसे कि बेस्ट एक्टर अक्षय कुमार इनकी फिल्म लक्ष्मी के लिए, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता है दीपिका पादुकोण ने इनकी मूवी छपाक के लिए, बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है तान्हा जी ने, इसके डायरेक्टर हैं ओम राउत। और कल ही मैंने आप लोगों को बताया था मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर, इसका अवार्ड जीता है के मेनन ने। और इसमें जो सुशांत सिंह राजपूत है इन्हें मरणोपरांत क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है इनकी फिल्म दिल बेचारा के लिए। तो बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट एक्टर और बेस्ट फिल्म, इसी से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है। विश्व चिंतन दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये भी हाल ही में मनाया गया है 22 फरवरी को। और ये जो दिवस है ये दुनिया भर में सभी गर्ल्स स्काउट, गर्ल्स गाइड और दूसरे गर्ल्स ग्रुप के द्वारा मनाया जाता है ताकि दुनिया भर में विचारों की चिंताओं को कम किया जा सके। इसी के पहल के रूप में ये दिवस मनाया जाता है। और इस बार ये जो वर्ल्ड थिंकिंग डे मनाया गया इसकी थीम थी पीस बिल्डिंग, यानी कि शांति स्थापना। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो 21 फरवरी को क्या मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। 20 फरवरी को मनाया गया है विश्व पेंगोलिन दिवस। कल जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था इसका राइट आंसर था जगन मोहन रेड्डी। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, ऑस्ट्रेलियन ओपन में वुमेन सिंगल का टाइटल किसने जीता है? तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।